हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिमिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि स्वैप क्या होता है एंड फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है। तो ये दो कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में समझे थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितने टाइप्स की एनालिसिस होती है ट्रेडिंग में और कितने टाइप्स का ट्रेडिंग होता है। तो ये बहुत अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चालू होने वाले, तो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग काफ़ी ध्यान से अभी देखिएगा वीडियो को। तो फर्स्ट हम आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो ट्रेडिंग में मेनली थ्री टाइप्स की एनालिसिस होती है, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो ये तीन एनालिसिस होती है, वो एक टाइप का बेस बनाती है हमारे मार्केट एनालिसिस के लिए। तो अभी समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इंक्लूड्स अ कंट्रीज जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस में इंक्लूड होती है। अभी ये सारी चीज़ को लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले समझते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंट्री होता है उसका एक जीडीपी होता है। नाउ व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज अ मेजर ऑफ ऑल द बिजनेस ऑफ दैट कंट्री। उसका मतलब कि एक कंट्री होता है उसमें जितना भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल होती है, बाय होती है, वो सारा उसका एडिशन कर ले तो वो बन जाता है एक कंट्री की जीडीपी। अभी इसका सिंपल एग्जांपल समझे तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एक स्टोर का या एक शॉप का। एक दुकान है आपके पास नियर बाय में कोई ग्रोसरी की। उसका दिन का हम जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पूछते हैं कि कितना काउंटर है ये शॉप का, तो वो कहता है कि भाई दिन का 5-10 हज़ार का या 15-20 हज़ार का सेल्स हो जाता है, राइट। तो ये जो सेल्स फिगर है या उसका रेवेन्यू है उसको कहते हैं, उसको हम कंपेयर कर सकते कंट्री की जीडीपी से, राइट। तो कोई भी एक जैसे कि शॉप हो गया, उसका जो भी रेवेन्यू है, जैसे कि उसमें वो कितना सेल करता है, कितना बाय करता है, वो सारी चीज़ों को काउंट कर लेता है। तो उसी प्रकार से एक कंट्री लेवल पे जितना भी बाइंग सेलिंग होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वैल्यू क्रिएशन होता है, सर्विसेज सेल होती है, प्रोडक्ट सेल होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सारी चीज़ें को एडअप करके एक कंट्री की जीडीपी बनती है। तो फॉर योर रेफरेंस, इंडिया की अभी करंटली जीडीपी है $3.7 ट्रिलियन अराउंड। तो वो हो गई हमारी कंट्री की जीडीपी के पूरे कंट्री में, कंट्री वाइड कितना सेल्स हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ है, कितनी, जैसे कि हम इंडिया आईटी में बहुत आगे, तो हम आईटी सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वो सारी भी जीडीपी में कैलकुलेट होगी, इवन तो वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, स्टिल सर्विसेज आर आल्सो कैलकुलेटेड इन द जीडीपी। तो वो हो गया हमारे कंट्री का जीडीपी। फिर आता है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट यानी कि क्या होता है कि ये सब व्यूअर्स ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई चीज़ जो आज से 10 साल पहले जो प्राइस में मिल रही थी, वो सेम चीज़ आज महंगे प्राइस में अवेलेबल है, राइट। ये सब ने नोटिस किया होगा। आप कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, आप छोटी से छोटी कोई फूड प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल ले लो, आप घर का एग्जाम्पल ले लो, राइट, व्हीकल्स का एग्जाम्पल ले लो। सभी चीज़ जो 10 साल पहले या 5 साल पहले प्राइस था उससे आज महंगी ही है। वाई? इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट यानी कि एक कंट्री की महंगाई दर, वो कंट्री की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग या तो कॉस्ट ऑफ बाइंग है, वो कितने रेट से इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट। और जो ये कंसेप्ट है कि गुड्स के एंड सर्विसेज के प्राइस महंगे होते हैं, उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो अभी आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन रेट तो बुरी चीज़ नहीं है। इसका आंसर है कि इन्फ्लेशन एक सर्टेन लिमिट में अच्छी बात है। वो दिखाता है कि कंट्री की ग्रोथ हो रही है। अगर सभी चीज़ के प्राइस स्टेगनेंट है और सालों से सेम रह रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर अ कंट्री। अगर सारी चीज़ों का प्राइस सेम रह रहा है तो वो एक इंडिकेशन है कि वो कंट्री की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो कंट्री में सबकी इनकम लेवल्स राइज नहीं हो रहे। तो इन्फ्लेशन भी थोड़े बहुत 2-3% या 2-4% तक अच्छा है। उससे ज़्यादा जाए तो फिर रिस्की कह सकते हैं कि बहुत ही स्पीड में प्राइस बढ़ रहा है। जितना इनकम बढ़ रहा है उससे स्पीड से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिस्की। पर प्राइस बहुत सालों से सेम रह रहा है या इवन घट रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिस्की। तो इन्फ्लेशन रेट यूजुअली 2-4% के बीच में होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। हर एक कंट्री की अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनका एम होता है क्या 2, 3 या 4% के बीच में इन्फ्लेशन रेट को रखे।
तो वो हो गया हमारा इन्फ्लेशन रेट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो उसको हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो लोन लेते हैं एज एन इंडिविजुअल हम लोग जो लोन लेते हैं वो बैंक से लेते हैं, राइट। HDFC बैंक हो गई, ICICI बैंक हो गई, SBI बैंक हो गई, काफ़ी सारी बैंक्स है। तो आपको कार बाई करनी है तो आप क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे कार लोन लेने के लिए। तो उसी हिसाब से कोई बैंक को जब लोन चाहिए, जब कोई बड़ी PSU कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर कोई भी बैंक हो गई, गवर्नमेंट बैंक, उसको अगर लोन चाहिए, उसके पास पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ अवर सेंट्रल बैंक, राइट। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं है। रिजर्व बैंक सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है? डिफरेंट बैंक्स होती है, वही उसमें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। हम लोग एज ए इंडिविजुअल नहीं कर सकते, वहाँ पे हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जो भी ऐसी कमर्शियल एंड पब्लिक सेक्टर्स बैंक होती है, वो लोगों को जब भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तब वो लोग जाते हैं RBI के पास, और RBI उनको जो रेट पे पैसे देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, राइट। समझ गए? जैसे कि हम लोग आपको अगर कार लोन चाहिए तो आप HDFC के पास जाओगे तो आपको 8% या 10% पे वो कार लोन देगा। तो उसी हिसाब से जब HDFC बैंक को लोन की नीड है तब वो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और उसको RBI 3% या 4% पे लोन देगा। तो उसको कहते हैं कंट्री का इंटरेस्ट रेट, राइट। ये इंटरेस्ट रेट जब बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, तो हम कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के लोन की बात नहीं कर रहे और हमारी लोन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कंट्री के इंटरेस्ट रेट की, कि RBI का इंटरेस्ट रेट क्या है। तो वो हो गया इंटरेस्ट रेट। एंड देन कम्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब, ये तो अनरिलेटेड है। नहीं, अनरिलेटेड नहीं है। जब भी कोई कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबल होगी तभी वो कंट्री की बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगी। अभी एक एग्जांपल ले लोगे, कोई कंट्री है जिसमें बार बार गवर्नमेंट्स चेंज हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो रही है, तो उस कंट्री की बिजनेस पॉलिसीज भी चेंज होगी। दैट इज़ नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर्स, दैट इज़ नॉट गुड फॉर बिजनेसेस। तो कोई भी कंट्री है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी रहना दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इट्स इकोनॉमी। तो ये बात भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी कंट्री है उसकी अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो हम ये भी देखेंगे कि उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे गवर्नमेंट्स है वो चेंज हो रही है बार बार, या तो फिर स्टेबल है। इफ़ स्टेबल है तो वो अच्छी बात है, राइट। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स है जो फंडामेंटल एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे। अभी बाकी कई टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।